सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है, इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में आपने जाना था कि किस तरह से लेखिका दिल्ली के एक मोहल्ले में घूमती हुई नानबाई के पास पहुंचती है, उनका परिचय लेती है, उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ नसीरुद्दीन अत्यंत जोश में आ गए थे, उत्साह में आ गए और उन्होंने कहा कि यदि हमने उस समय खोमचा खोमचा अर्थात रेहड़ी या ठेला जो घूम फिर के अपनी वस्तु को बेचता है, यदि ये काम नहीं किया होता तो आज यहाँ हम अपने पैतृक काम धंधे पर बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा और मियाँ नसीरुद्दीन उस समय की बातों को याद करने लगे जब वे खोमचा लगाया करते थे, रेहड़ी लगाते और किस तरह से अपनी वस्तुएं बेचा करते थे। तो वह उन्हीं बातों में खोने लगे थे। तभी लेखिका ने अपनी बात का रुख मोड़ा, लेखिका ने अपनी बात परिवर्तित की। आपने खानदानी नानबाई का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है। लेखिका कृष्णा सोबती ने कहा कि आपने पहले कहा था कि आप खानदानी नानबाई हैं, तो आपने उस बात का वर्णन किया था, क्या यहाँ और भी कोई नानबाई है, कोई और भी यहाँ नान पकाने का, रोटियां पकाने का कार्य करता है। मियाँ ने घूरा बहुतेरे, यानी बहुत देर तक मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को घूर कर देखा और कहा बहुतेरे पर खानदानी नहीं। उन्होंने कहा बहुतेरे मतलब बहुत सारे हैं नानबाई तो, पर खानदानी नहीं, लेकिन मेरी तरह से, हमारी तरह से अच्छे खानदान वाला, जो जिसका पैतृक पेशा ही नान बनाने का, रोटे बनाने का है, लेकिन वह खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। नानबाई को एक बात दिमाग में याद आ गई और वह कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पैतृक व्यवसाय करने वाले जो बुजुर्ग थे, बाप दादा, उनसे बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, कि है नानबाई कोई नई चीज़, कोई अनोखी चीज़ तुम खिला सकते हो। हुक्म कीजिए जहाँपना। तो उनके पैतृक लोगों ने, उनके पिताजी या दादाजी ने कहा था कि आदेश कीजिए जहाँपना स्वामी। बादशाह सलामत ने फरमाया, बादशाह सलामत ने आदेश दिया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। कोई ऐसी चीज़ की रचना करो, कोई ऐसी चीज़ बनाकर खिलाओ जो ना तो आग से पके ना ही पानी से। लेखिका ने उनसे पूछा, क्या उनसे ऐसी बनी ऐसी चीज़। लेखिका कृष्णा सोबती ने उनसे पूछा कि उनसे आपके पिता या आपके दादा से ऐसी चीज़ बन गई। क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। और मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, क्यों नहीं बनती साहब, बनी थी और हमारे जो उस समय के जो बादशाह थे उन्होंने खूब तो वह खाई और खूब ही उस चीज़ की सराहना की, तारीफ की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। लेखिका को लगा कि हमारे यहाँ आना सफल सिद्ध हो रहा था। बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही अधीरता से, बेचैनी से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। यानी जो पकवान आपके बुजुर्गों ने बनाकर बादशाह सलामत को खिलाया था, तो वह पकवान कौन सा था, कोई खास चीज़ होगी। मियाँ नसीरुद्दीन कुछ सोच में खोए रहे। मियाँ कुछ क्षण सोचते रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे। लेखिका ने सोचा कि मियाँ कुछ देर सोच रहे थे, तो लेखिका सोच रही थी शायद ये पकवान, कौन सा पकवान उस समय खिलाया गया था, उसको याद कर रहे होंगे, उसके बारे में जानकारी देने ही वाले होंगे। तभी नसीरुद्दीन साहब बड़ी ही रुखाई से, बहुत ही रूखेपन से बोले, यह हम ना बताएंगे, ये बात तो, ये वह वस्तु तो हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसने कहा कि यह चीज़, क्या चीज़ बनाकर खिलाई वो तो हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना सा जान लीजिए कि एक प्राचीन कहावत है और वह कहावत है खानदानी नानबाई, यानी जो खानदान से जुड़ा होता है, जिसका खानदानी नान बनाने का, रोटियां बनाने का कार्य करता है, वह तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, यानी उस कहावत की जब भी रचना की गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। और वह घटना और
वह जो कहावत है वह हमारे बुजुर्गों के द्वारा किए गए जो कार्य है उस पर सही उतरती है, सटीक बैठती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि? फिर वह रुक गई। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन का मज़ा लेने के लिए उसे बीच में टोका, कहा कि ये जो कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, क्या ये कहावत सच्ची भी है कि झूठी? मियाँ ने तरेरा, मियाँ ने क्रोधवग्न होकर क्रोधवश आकर उन्हें देखा। और क्या झूठी है? तो आप क्या सोचती कि वह झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम है? रोटी को पकाने में झूठ का क्या काम है भाई? झूठ से रोटी पकेगी या झूठ बोलने से कोई रोटी पक सकती है? क्या पकती देखी है कभी? कभी आपने झूठ बोलकर रोटी पकते देखी है? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? कि रोटी पकती है आँच से, यानी आग से रोटी पकती है। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। लेखिका को मजबूरीवश सिर हिलाना पड़ा और कहा, आप ठीक ही कहते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, और लेखिका से बातें करते करते मियाँ नसीरुद्दीन ने किसी और व्यक्ति को भी पुकार लिया, आवाज़ दी, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? कहा मियाँ रहमत जा रहे थे, उनसे कहा, मियाँ रहमत इस समय कहाँ जा रहे हो? अरे वह लौंडिया नहीं आई रुमाली लेने। और लौंडिया ये यूपी और बिहार में लड़की के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कहा कि वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, यानी वह लड़की रुमाली रोटी लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, शाम को उसको बुलवा लेना रुमाली रोटी के लिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने कहा कि आपको एक बात और बताने का कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, मियाँ ने एक बीड़ी और जला ली, सो कुछ फुर्ती पा गए, और बीड़ी पीते ही उनके शरीर में फुर्ती आ गई, एनर्जी आ गई थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे? कि आपको सिर्फ बात ही तो पूछनी है, आप मेरी कोई जान तो नहीं ले लेंगे? उसमें भी अब क्या देर, अब पूछने में क्या देर है, पूछिए। 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, यानी वह कह रहे थे 70 का तो हो ही चुका हूँ, फिर वह अपने आप से कह रहे हैं, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, यानी उनके पिता ने तो इस संसार से कूच किया, इस संसार को छोड़कर उनके पिता की मृत्यु तो हुई 80 साल की उम्र में, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले, लेकिन क्या पता हमें इतनी समय सीमा, हमें इतनी उम्र मिले या न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया, यानी इस विषय पर या इस मामले में लेखिका कह रही, मुझसे कुछ कहते नहीं बना था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। लेखिका को बस यही जानना था कि आपके जो बुजुर्ग हैं नसीरुद्दीन के, जो मियाँ नसीरुद्दीन के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जो शाही खानदान था, शाही परिवार थे, उनके बावर्ची खाने, उनके रसोई घर में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, मियाँ ने रूखेपन से उन्हें टोका कि वह बात तो पहले ही हो चुकी ना, यानी यह बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते हैं। लेखिका ने कहा कि हाँ ये बात तो हो चुकी है, लेकिन मुझे ये जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ पर आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? बाल की खाल मुहावरा है कि क्यों इतनी गहराई में जाने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? आपको कह तो दिया है कि हमारे बुजुर्ग बादशाह के यहाँ काम करते थे, इतना बताना आपके लिए काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, यानी शर्मपूर्वक हंसी हंसने लगे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उससे वक्त से मिला लेते। लेखिका ने कहा कि है तो काफ़ी, आपने जो बातें बताई वह काफ़ी है, लेकिन यदि आप थोड़ा उनका नाम बता देते तो उसे वक्त से मिला लेते, यानी तब हम अंदाज़ा लगा लेते कि आपके जो बुजुर्ग थे वह किस उम्र के या किस राजा के साथ करने वाले होंगे, तो हम उसे वक्त से मिला लेते, उनके कार्यकाल को हम समझ लेते। वक्त से मिला लेते, खूब। मियाँ नसीरुद्दीन कहा कि तुम उन्हें वक्त से मिला लेते, ये तो बहुत अच्छी बात कही, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से, लेकिन आप किसको वक्त से मिलाते? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, और मियाँ नसीरुद्दीन हंसने लगे जैसे वे लेखिका का मजाक उड़ा रहे हो। वक्त को किसी ने मिलाया, यानी हमारे जो पिता और जो पैतृक थे, बाप दादा का जो जमाना था, तो वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है कि समय को समय से किसी ने मिलाया है क्या? कि उनका जो नाम ही एक समय था, अर्थात उस समय के वे जाने माने व्यक्तित्व थे, और वह कह रहे हैं कि उनको क्या समय से मिलाया जा सकता है? खैर पूछिए,
किसका नाम जानना चाहते हैं? फिर वह हार कर कहते हैं, खैर पूछ लीजिए, आप हम किसका नाम जानना चाहते हैं? लेखिका ने कहा, दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही ना। मियां नसीरुद्दीन ने कहा, दिल्ली के बादशाह का नाम जानना चाहते हैं? उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही है ना। यानी उनका नाम कौन नहीं जानता, उसको तो बादशाह के नाम से सभी लोग जानते हैं। लेखिका ने कहा, कौन से? बहादुर शाह जफर की। आप कौन से बादशाह की बात कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं आप? मियाँ ने खींच कर कहा, चिढ़कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, फिर घुमा फिरा कर तुम उसी बात पर आ गई। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह का नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? तो कहते हैं कि आपको यही नाम लिख लीजिए। कौन सा नाम? बहादुर शाह जफर ही आप नाम लिख लीजिए। आपको कौन सा बादशाह के नाम पर चिट्ठी, संदेश, पत्र भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? जैसे डाक खाने में डाक भेजी जाती है, पत्र भेजा जाता है, तो उस पर सही पता लिखा होगा तभी वह उचित व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। तो लेखिका से उन्होंने कहा, मियाँ नसीरुद्दीन ने, कि आपको कौन सा पत्र लिखना है, आपको कौन सा उनसे मिलना है, आपको पत्र लिखना है, आप तो कोई भी नाम लिख लीजिए। क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें अपने परिवार, अपने व्यवसाय जो था उसके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे, इसी कारण से वह उचित नाम बता नहीं पा रहे थे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले। हमें टुकुर टुकुर अपनी ओर देखते पाया तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपने वहाँ जो कारीगर थे, काम करने वाले थे, उनसे बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। कि बब्बन मियाँ, भट्टी जला दो तो हम कार्य से निपटे, कार्य से मुक्त हो जाए। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने पूछा, बब्बन मियाँ कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। मियाँ नसीरुद्दीन ने रूखेपन से जवाब दिया और ऐसा लग रहा था मानो फांक ही काट दिया, अर्थात पीछा ही छुड़ा दिया हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? यानी मेरे कारीगर है, और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजबून न छेड़ने का फैसला किया। लेखिका के मन में आया कि उनसे पूछ ले कि आपके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ यानी एक आंधी का आसार देखकर, क्रोध देखकर यह मजमून, यह विषय, यह मामला न छेड़ने का ही फैसला किया। लेखिका ने यह फैसला किया कि इस विषय में बात ही नहीं करनी चाहिए। इतना ही कहा, ये कारीगर आपकी शागिर्दी करते हैं? यानी ये कारीगर आपके शागिर्द हैं, आपके अधीन है, आपके अंडर में कार्य करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। सिर्फ शागिर्दी ही नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ काम ही नहीं करते हैं, इनको गिन के मजदूरी भी देता हूँ, उचित मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी 2 रुपये 1 मन आटे की मजूरी। यानी 1 मन आटा ये और औंधते हैं और उससे रोटियाँ बनाते हैं, तो उसके बदले में इनको 2 रुपये देता हूँ। 1 मन में 40 किलोग्राम होते हैं। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, और मैदे का कार्य करने वाले को 4 रुपये मन की मजदूरी दी जाती है। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? लेखिका ने कहा कि ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकाई जाती है या पका करती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। मियाँ नसीरुद्दीन को अब तक इस मजमून में, इस विषय में अब कोई दिलचस्पी, कोई रुचि बाकी नहीं रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, फिर भी सोचा कि इसको जवाब देकर इनसे छुटकारा पाता हूँ, इनसे मुक्ति पाता हूँ। तो छुटकारा देने के या छुटकारा पाने के उद्देश्य से बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि। तो ये अलग अलग प्रकार की जो रोटियां थी जो भट्टी में पकाई जाती थी, उसका उल्लेख किया है। अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ रोटियों का चित्र बताता हूँ कि ये किस टाइप की रोटियां होती हैं। ये बाकर खानी रोटी, ताफ्तान, शीरमाल रोटी, बेसनी रोटी, रुमाली रोटी, इसी तरह से गाजेबान तुनकी, गावदीदा रोटी और खमीरी रोटी। यहाँ कुछ पिक्चर्स, कुछ चित्र मैंने आपको उन रोटियों के बारे में बताए हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा। अपने तेवर को चढ़ाकर, क्रोध करके लेखिका को घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है और तुनकी रोटी पापड़ से भी बहुत ज़्यादा महीन, बारीक होती है, पतली होती है।
महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको, और कहा कि किसी दिन हम आपको भी तुन की रोटी खिलाएंगे जो कि पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एकाएक अचानक मियाँ नसीरुद्दीन की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, कुछ याद आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। एक लंबी सांस ली और किसी गुमशुदा, गुमशुदा मतलब जो खो चुकी है, उस याद को वो ताज़ा करने लगे और कहने लगे, उतर गए वे जमाने, यानी वह जमाने अब बीत चुके हैं, और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। और वह कद्रदान यानी जो कद्र करने वाले जो लोग थे, वे भी अब चले गए हैं। जो ऐसे लोग जो पकाने की कला, खाने की कद्र करते थे, ऐसे लोग भी अब नहीं रहे हैं। मियाँ अब क्या रखा है। फिर वह कहते हैं कि अब इस युग में, इस संसार में अब क्या रखा है। एक ऐसा समय था जब इस तरह से अच्छे अच्छे जो नान और रोटियां बनाने वाला जो व्यक्ति होता था, उसकी बहुत कद्र की जाती थी, उसे मान सम्मान दिया जाते थे और उनकी कला की कद्र की जाती थी। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब क्या रखा है। निकाली तंदूर से, निगली और हजम। अब तो तंदूर से रोटी निकाली, खाई और वह हजम हो गई, और उस रोटी वाले के पास या उस रोटी वाले के बारे में, उस नान बाई के बारे में अब कोई बातचीत नहीं करता, और उनको कोई मान सम्मान या उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। विद्यार्थियों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर को समझेंगे। पाठ के साथ का पहला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। विद्यार्थियों, प्रश्न में पूछा गया कि मियाँ नसीरुद्दीन जो थे, उनको नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो हम इसका उत्तर इस तरह से देंगे कि भाई मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया था क्योंकि वे एक साधारण नानबाई नहीं थे, वे एक खानदानी नानबाई थे जो मसीहाई अंदाज में अपनी रोटियां पकाया करते थे। उस कला को वे अच्छी तरह से जानते थे। दूसरे लोग तो सिर्फ रोटी बनाने का काम करते थे, पर मियाँ नसीरुद्दीन क्या करते थे, अपने पेशे को एक कला मानते थे। अपने पेशे से वे प्यार करते थे, और उनके पास लगभग 56 प्रकार की रोटियां बनाने की भी कला थी, हुनर था, और वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नानबाई भी बताते थे। तो इस तरह से आप उसका उत्तर लिखेंगे। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका एक पत्रकार की हैसियत से लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई थी। वह उनकी नानबाई की जो कला थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे अपनी पत्रिका में, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली सी अंधेरी सी जो दुकान थी जहाँ पटापट आटे को गूंथा जा रहा था, वहाँ जाकर देखा तो वह उत्सुकतावश रुक गई, और रुक गई तो वह अपने आप को रोक न सकी, और उस खानदानी जो नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन थे, वह उसकी दुकान थी, और फिर उन्होंने उसका परिचय लेना चाहा। विद्यार्थियों, जिन प्रश्नों पर मैंने मार्क किया, निशान लगाया, सिर्फ वही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। जैसे लेखिका ने कहा बादशाह कौन है, बादशाह, और उनके बादशाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहा, तो मियाँ नसीरुद्दीन की जो दिलचस्पी थी, रुचि थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। तो क्यों होने लगी। तो बादशाह का नाम आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए कम होने लगी थी क्योंकि उस बादशाह का नाम उन्हें मालूम ही नहीं था। वे जो बातें बता रहे थे वह सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी, उन बातों में कोई सच्चाई भी नहीं थी, क्योंकि किसी बुजुर्ग ने, किसी बादशाह के बावर्ची खाने में, उनके परिवार के किसी बुजुर्ग ने बादशाह का जो बावर्ची खाना था वहाँ कोई काम ही नहीं किया था। लेखिका की को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सके थे। यानी पहले तो ऊंची ऊंची दे रहे थे, डींगे हाँक रहे थे, मन से बात, मनगढ़ंत बातें कह रहे थे, लेकिन जब लेखिका उसके गूढ़ रहस्य के बारे में, उसकी बाल की खाल निकालने में लगी थी, तब वह उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसी कारण से उनकी धीरे धीरे दिलचस्पी कम होने लगी। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करके इसको स्पष्ट करना। तो इसको आपको स्पष्ट करना विद्यार्थियों कि किस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर जो दबा हुआ अंधड़ था उसका आसार देख ये मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। पेज नंबर 28 पर यहाँ दिया गया है। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की धीरे धीरे दिलचस्पी कम होने लगी।
ये दिया था ना, उसी के आगे है। उसके बाद वे भट्टी को सुलगाने के लिए अपने कारीगर को पुकारने लगे थे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि बब्बन मियाँ कौन है, वह उनके कारीगर हैं। और ये बताकर फिर उनसे पूछ लेखिका ने सोचा कि वह पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं या नहीं, पर उनके चेहरे पर जो बेरुखी थी और जो एक क्रोध का भाव था, उसको देखकर लेखिका ने सोचा कि शायद इस बात को पूछना भी ठीक नहीं है। इस कारण से लेखिका ने वह प्रश्न नहीं पूछा था। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शव चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? इस पाठ के आधार पर मियाँ नसीरुद्दीन का जो चित्र शब्दों के माध्यम से जो चित्र वर्णित किया, उसका उल्लेख आपको करना है कि भाई मियाँ नसीरुद्दीन लगभग 70 के उम्र के आसपास के व्यक्ति थे। और लेखिका जब पहली बार उस गली में गई और गली में जाकर जब दुकान के अंदर उन्होंने झाँका, तो देखा कि भाई मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे हैं और वे बीड़ी पी रहे थे। और उनका चेहरा वयोवृद्ध था, मौसम की मार से पका चेहरा था, वह बहुत अनुभवी था, चेहरे पर भोलापन भी था और माथे पर कारीगर के तेवर थे। वे बहुत ही सधे हुए अंदाज में बातों का जवाब भी दे रहे थे। और वे पंच हजारी जो अंदाज होता है, जैसे 5,000 सैनिकों का जो मुखिया राजा होता है, उसमें किस तरह से अभिमान होता है, उसी मुद्रा में उसी भाव से वे बातें भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वह जो ऊंची ऊंची बातें डींगे मारने में भी बहुत माहिर थे। पाठ के साथ का प्रश्न 1, 2 और 5 ही आपको कॉपी में करना है। पाठ के आसपास मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? विद्यार्थियों, मियाँ नसीरुद्दीन के जो भी बातें आपको अच्छी लगी इस पाठ में, वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे वह अत्यंत आत्मविश्वास से युक्त थे, काम के प्रति उनकी बहुत रुचि थी, अपने कार्य से बहुत लगाव था, और सटीक उत्तर देने की कला में वे माहिर थे, 56 तरह की रोटियां बनाने में वे माहिर थे, और अपने जो शागिर्द थे, उनके जो चेले थे, उनको उचित वेतन भी वे दिया करते थे, अपने पैसे को प्यार करते थे, अपने व्यवसाय को एक कला मानते थे, उससे वे प्यार करते थे। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है, या लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? बताइए। लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार इसलिए किया था क्योंकि उनका एक अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा, एक अर्थ तो काम की ट्रेनिंग है, दूसरा है शिक्षा। और हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द भी लिख सकते हैं। दोनों का आशय लगभग समानांतर होगा। मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपनी पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? मियाँ नसीरुद्दीन के दादा कल्लन भाई और उनके वालिद मियाँ बरकत शाह नान भाई और तीसरी पीढ़ी मियाँ नसीरुद्दीन, ये तीनों ही अपना खानदानी व्यवसाय चलाते थे। पहले दादा, फिर पिता और उनका जो पोता मियाँ नसीरुद्दीन, ये तीनों मिलकर अपना खानदानी व्यवसाय को आगे बढ़ाए हुए थे। लेकिन वर्तमान समय में लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की और लोगों की रुचि, उनका इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम हो गया है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना चाहते हैं, तकनीक की ट्रेनिंग लेते हैं या शिक्षा प्राप्त करके व्यवसाय करना चाहते हैं, उस ओर जाना चाहते हैं क्योंकि वह उन्हें अब ज़्यादा आकर्षक, अधिक लाभप्रद और अधिक सम्मानजनक लगता है। इस कारण से लोग आजकल अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाने से कतरा रहे हैं। मियाँ, कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए उस पर टिप्पणी कीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो? ये तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए उस पर आपको टिप्पणी, आपको कमेंट करने हैं। अखबार नवीस किसे कहते हैं? पत्रकारों को। अखबार की समाज को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
समाज को जगाने में, समाज में लोगों को जागरूक करने में, समाज में लोगों में नई ज्ञान प्रदान करने में, अपने आसपास के वातावरण की जानकारी देने में उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर में की खोज में रहते हैं, और अखबारों के लिए काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं उनको नई से नई खबरों की आवश्यकता होती है, वह उसे खोजते रहते हैं। अखबार से लोगों को न्याय भी मिलता है, अखबार से ज्ञान भी मिलता है। अखबार आज के जीवन में बहुत आवश्यक तत्व हो चुका है। परंतु आजकल अखबारों में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जा रहा है, जिससे लोगों में उनका प्रभाव भी कम हो रहा है। कि और अखबार, आजकल के जो अखबार हैं वे धन के बल पर चलते हैं, पैसे के बल पर किसी को भी मान सम्मान प्रदान कर दिया जाता है तो किसी का अपमान कर दिया जाता है। तो उसमें ईमानदारी का भाव वर्तमान समय में कम होता जा रहा है। इस कारण से लोगों में भी अखबारों का प्रभाव कम होता जा रहा है। विद्यार्थियों, पाठ के आसपास से प्रश्न 1 और 3 ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब अतिरिक्त प्रश्न। विद्यार्थियों, 3 अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है, लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय दीजिए। तो विद्यार्थियों, हमने मियां नसीरुद्दीन पाठ 2 जब प्रारंभ किया था उस समय लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ा था, तो उसी से आपको स्वयं उत्तर लिखना है। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार इल्म या हुनर सीखने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? मियां नसीरुद्दीन के अनुसार जो इल्म है या हुनर है, शिक्षा है, उसको सीखने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? तो हुनर को सीखने के लिए मनुष्य के मन में लगन होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मेहनत होना चाहिए, लगातार अभ्यास करने की उनको आवश्यकताएं होती है। तभी आदमी उसमें उस कला में पारंगत होता है। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चा अपने गुरु के पास पढ़ने जाता है, तब गुरु उसे किस तरह से वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराता है, ठीक है, और उस तरह से वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके केजी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और आगे की कक्षाओं में आगे बढ़ता जाता है। यही बात हुनर के बारे में भी होती है कि विद्यार्थी को या जिस भी व्यक्ति को हुनर प्राप्त करना है तो उसको पहले प्रारंभिक कार्य सीखने होते हैं। उन प्रारंभिक कार्यों को पूर्ण करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करके ही वह पूर्ण तरह से पारंगत होता है, अपने कार्य को, अपने जो हुनर है उसको अच्छी तरह से जान सकता है। प्रश्न 3, बीते हुए जमाने और आज के जमाने के संबंध में मियां नसीरुद्दीन ने क्या राय व्यक्त की है? जो बीता हुआ जमाना था और वर्तमान समय में, उन दोनों में मियां के बारे में मियां नसीरुद्दीन ने अपनी जो राय व्यक्त की है वो इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है कि भाई बीता हुआ समय था, उस समय में, उस जमाने में लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ था, खाने पकाने का शौक़ था। उस समय लोग जो अच्छी चीज़ें थी उसकी कद्र करते थे, उसको मान सम्मान देते थे, उसकी इज्जत किया करते थे। और राजा महाराजा जो होते थे वह भी इन बातों का ध्यान रखते थे। जो हुनरमंद व्यक्ति होता है उसको सम्मान दिया जाता था। परंतु आज का समय है, इस समय में पुरानी कलाओं का कोई मान सम्मान नहीं रहा, उनकी कोई कद्र नहीं रही, लोग पुरानी चीज़ों का शौक़ भी नहीं रखते हैं, और वर्तमान समय में तो दिखावा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लोगों को जो प्राचीन कलाएं हैं उस कला का जो हुनर है उसकी कद्र करना ही नहीं आता है, और आधुनिकता के समय में या आधुनिकता के जोश में आकर मनुष्य जो प्राचीन और परंपरागत चीज़ें उनको भुलाते जा रहे हैं। इसी कारण से मियां नसीरुद्दीन ने कहा भी है कि आज के ज़माने में न तो वैसे हुनर वाले लोग बचे हैं, न ही हुनर की कद्र करने वाले लोग। विद्यार्थियों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा, प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। साथ ही आपको पैराग्राफ से स्वयं प्रश्न बनाकर उनका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ उठाकर उससे शॉर्ट प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं, और उनसे आप उनके आंसर आपको खोजने हैं, और ये आपको अभ्यास रफ कॉपी में करना है। और जो प्रश्न मैंने बताए थे, पाठ के साथ का प्रश्न 1, 2 और 5, पाठ के आसपास का प्रश्न 1 और 3, और अतिरिक्त प्रश्न 1, 2 और 3, ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।